डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ लेसन नंबर 14 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वो शब्द अर्थ होते हैं। जिनके मीनिंग सेम होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द अर्थ। वीरांगना, वीरांगना का क्या होता है? वीर नारी, यानी जो बहादुर औरतें होती हैं। आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे वीरगना थी ना? तो जो बहादुर यानी कि वीर नारी। मनमोहक, मन को मोहने वाला। मनमोहक क्या होता है? मन को मोहने वाला, यानी जो काम हमारे मन को अच्छा लगता है, दूसरों को अच्छा लगता है, वो क्या होता है? मन को मोहने वाला। क्रोधित, क्रोधित यानी कि गुस्से में। क्रोधित क्या होता है? गुस्से में। अदालत यानी कि कचहरी, कोर्ट। अदालत को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सेम अदालत भी हिंदी में है, मीन्स इंग्लिश में कोर्ट होता है, तो अदालत को हम कचहरी भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग सेम होता है। परतंत्रता यानी कि गुलामी। साधना, इच्छा कामना। साधना क्या है? इच्छा कामना। निर्भीकता यानी कि निडरता। निर्भीकता यानी कि निडरता, किसी से भी ना डरना, निडर रहना यानी कि निडरता। रक्त, रक्त यानी कि खून। रक्त क्या है? रक्त यानी कि खून। फिरंगी, फिरंगी क्या है? अंग्रेज। फिरंगी कौन होते हैं? अंग्रेज। योजना यानी कि उपाय। कोई भी काम करने के लिए योजना बनाना या उपाय बनाना, आपका प्लान। घोषित, ऐलान करना। घोषित, ऐलान। अहिंसा यानी कि हिंसा के बिना, बिना लड़ाई के। अहिंसा क्या होता है? हिंसा के बिना, यानी कि बिना लड़ाई के। असहयोग यानी साथ ना देना। असहयोग क्या होता है? साथ ना देना। असहयोग यानी कि साथ ना देना। विश्वासघाती, विश्वासघाती आपको मैंने लेसन में पढ़ाया था, क्या होता है? विश्वास तोड़ने वाला। विश्वासघाती कौन होता है? आपके विश्वास को तोड़ने वाला। जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए कमाना। जैसे हमारे पेरेंट्स कैसे कमाते हैं, तभी हम जीते हैं, स्कूल की फीस भर पाते हैं, खाते हैं। अगर वो नहीं कमाएंगे तो हम ऐसे कर पाएंगे नहीं। तो जीने के लिए कमाना। देखिए एक चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के विषय में जो वाक्य सही है उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। देखिए चंद्रशेखर की कुछ लाइनें हम पढ़ेंगे, अगर आपको वो सही लगती है तो आपको राइट लगाना है, और नहीं लगे तो उस पर आपको रॉन्ग लगाना है। नंबर 1, वे भारत को स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कराने वाले थे। वे भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, यानी वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। यस या नो? तो वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, यस। नंबर 2, काकोरी कांड में चंद्रशेखर को फांसी की सजा दी गई। यस या नो? तो नहीं, क्योंकि वो भाग गए थे। काकोरी कांड में चंद्रशेखर को फांसी की सजा दी गई नहीं। नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद को मृत्यु जलियांवाला बाग में हुई थी। नहीं, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में। तो उनकी मृत्यु जलियांवाला बाग में नहीं हुई थी, वहाँ पर भगत सिंह की हुई थी। जलियांवाला बाग में भगत सिंह की हुई थी। तो ये क्या थे? आज़ाद। तो रॉन्ग। नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद ने जेल को अपना घर बताया, बताया था ना जज को? हाँ, तो यस। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी? जी हाँ, उन्होंने खुद को गोली मारी थी। तो इसका आंसर क्या है? राइट। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। विकल्प यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे, जो आंसर आपको सही लगता है वो आपको चुनना है, ठीक है। चंद्रशेखर को किस अदालत में सजा सुनाई गई थी? सीतापुर, रामपुर या काशीपुर? तो किस में सजा सुनाई गई थी उन्हें? काशीपुर में। किस में? काशीपुर में। काशीपुर में 15 करोड़ की सजा सुनाई गई थी। राइट आंसर है काशीपुर। नंबर 2, चंद्रशेखर आज़ाद ने
चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना काम क्या बताया? क पे देखिए भारत माता की सेवा, भारत माता को आज़ाद कराने की साधना, या ग भारत माता की जय जयकार करना, यानी वो भारत माता को आज़ाद कराने की साधना करते थे, कोशिश करते थे पूरी पूरी। तो यू आंसर यू आर राइट ख। चंद्रशेखर को कितने कोड़ों की सजा मिली थी? 15, 13, 10। तो कितने कोड़ों की सजा मिली थी? 15 कोड़ों की, 15 कोड़ों की सजा मिली थी। सिपाही सत्याग्रहियों के साथ क्या कर रहा था? उन्हें हंटर से मार रहा था, जूतों से मार रहा था, या दोनों? तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? सत्याग्रहियों को वो जूतों से ठोकरे मारा था, यानी जूतों से मार रहा था। 5 चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के झबुआ में। कहाँ हुआ था? सही आंसर है क, मध्य प्रदेश। अब पढ़ेंगे हम भाषा की बात। क कारक परसक की विभक्तियां संज्ञा तथा सर्वनाम के वाक्य के अन्य भागों से जोड़ देती है। देखिए कारक वो शब्द हैं, जो वो परसर्ग हैं जो विभक्तियां संज्ञा और सर्वनाम के वाक्यों को आपस में जोड़ देती हैं, और कारक विभक्तियों के बिना वाक्य अपूर्ण रहते हैं। अगर ये कारक हम नहीं लिखेंगे तो वो वाक्य क्या रह जाएंगे? अधूरे, यानी उनका कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। इसको पढ़ेंगे हम विस्तार से, नीचे भी ऊपर भी। उपयुक्त वाक्य में विभक्तियों के ना होने के कारण वाक्य अपूर्ण हो जाता है। अगर कोई भी जो सेंटेंस है, विभक्तियां हैं, उनके ना होने से वाक्य अपूर्ण हो जाता है, यानी उस वाक्य का कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, अपूर्ण, बिना मतलब का बेकार वाक्य होता है वो। अब विभक्तियों के साथ वाक्य देखिए, और जो हम विभक्तियां लगाएंगे उसके साथ वाक्यों को देखिए। मनोहर, मनोहर डैश, तो क्या विभक्तियां लगेगी? ने अपने मित्र को पत्र लिखा, और जैसे कि मनोहर ने अपने मित्र को पत्र लिखा, मनोहर ने अपने मित्र को पत्र लिखा। विभक्तियां क्या है ये? अगर इनको सेंटेंस नहीं डालेंगे तो ये वाक्य अपूर्ण हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। ने तथा को कारक विभक्तियां या परसक कहते हैं। जो ने होता है या को होता है उसको हम कारक विभक्तियां या परसक कहते हैं। कहीं भी ने और को से आपका वाक्य पूरा हो उसे हम क्या कहेंगे? परसर्ग। नीचे लिखे परसर्ग छांटकर वाक्यों के सामने लिखिए। ने और के में देखिए, बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चे कमरे पढ़ रहे हैं, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, तो इसमें में क्या है? परसर्ग। तो क्या है? परसर्ग छांटकर आपको वाक्य के सामने लिखना है। में पे अंडरलाइन करना है, फिर में लिखना है। बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, अगर में नहीं डालेंगे तो ये वाक्य अपूर्ण हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, इसीलिए परसर्ग इसमें क्या है? में से वाक्य ये पूरा हुआ है। नंबर 2, नेहा कार्य किया, तो ये आपका ये जो वाक्य है वो अपूर्ण हो जाएगा। तो क्या है? नेहा ने, तो ये क्या है? परसर्ग। नेहा ने अपना कार्य यानी काम पूरा किया। नंबर 3, बच्चों के, तो इसमें क्या है? के लिए कपड़े दो, बच्चों कपड़े दे दो, तो क्या है? बच्चों के लिए कपड़े दे दो। तो के लिए पे आप अंडरलाइन करेंगे और सामने भी लिखेंगे। नंबर 4, माता जी बस से आई, तो से क्या है? परसर्ग। माता जी बस आई हैं, तो ये वाक्य नहीं बनेगा, तो क्या होगा? माता जी बस से आए। नंबर 5, गरीबों का भला करो, तो ये वाक्य क्या है? परसर्ग क्या है? क। तो क्या है बेटा? क। परसर्ग क्या है? क। गरीबों का भला करो, या गरीबों भला करो, तो गरीबों का भला करो, तभी आपका वाक्य पूर्ण होगा। नीचे दिए गए प्रसंगों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मैं इसका आपको वाक्य बनाना है। जैसे में, ये आपके देखो, आपने वाक्य देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये पहले वाले वाक्य देखिए, ये वाक्य भी बनाए हुए हैं। बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं, तो में है ना, तो आपको ऐसा सेंटेंस बना लेना है। पर आपको पर का भी वाक्य बनाना है।
जैसे आपको कोई भी वाक्य बना लो, पर आप कहाँ गए थे, मुझे बताओ तो सही। जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो आपको खुद से बनाने हैं। आप कोशिश करके देखिएगा, नहीं तो मैं आपके लिए हूँ। मैं, पर, क्योंकि बुक में जगह नहीं है बेटा। पर आप बताइए आप कहाँ गए थे, मुझे बताओ पर आपको क्या काम है। नंबर 3 को, राम को कहाँ जाना है। ठीक है, इसका वाक्य बनाना है जिसमें को का प्रयोग हो। ने, राम ने फल खाए, वाक्य बना ना, राम ने फल खाए। 5 से, मेरी माताजी, उसमें भी था बस से गई हैं। इसके आपको वाक्य बना लेना है। में, पर, से, को, ने, से। तो इसका फुल वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है आपको। ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट, उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। नंबर 1 आज़ाद। आज़ाद का उल्टा क्या होगा? गुलाम। आज़ाद यानी कि गुलाम। असहयोग यानी किसी का सहयोग ना करना, तो सहयोग। नंबर 2 कौन सा है? असहयोग, तो सहयोग। नंबर 3 निर्भीक। निर्भीक यानी कि जो किसी से नहीं डरता हो। निर्भीक का उल्टा क्या हो जाएगा? डरपोक, यानी जो डरता हो। निर्भीक यानी कि डरपोक। 4 पे देखो इनाम। इनाम का उल्टा क्या हो जाएगा? सजा। इनाम का उल्टा क्या होगा? सजा। नंबर 5 विदेशी। विदेशी का उल्टा क्या होगा? देसी। विदेशी का उल्टा क्या होगा? देसी। नंबर 6 बाहर। बाहर का उल्टा क्या होगा? अंदर। बाहर का उल्टा क्या होगा बेटा? अंदर। ओके। अब विलोम शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ उल्टा निकलता है, अपोजिट निकलता है, वो विलोम शब्द होते हैं। थैंक यू।